राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को किया संबोधित। कहा, जनप्रतिनिधि जनता के चहुमुखी विकास के बारे में सोचें। खाटू श्याम जी जाने का भी है कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे पेरिस। आज बेस्टिल डे परेड के मुख्य अतिथि होंगे प्रधानमंत्री। रक्षा व अंतरिक्ष सहित विभिन्न क्षेत्रों को सशक्त करने पर रहेगा बल। राजस्थान विधानसभा के 8वें सत्र की आज से शुरुआत। अनेक बिल प्रस्तुत किए जाने की तैयारी। विपक्ष भी सरकार को घेरने को है तैयार। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण आज दोपहर 2:35 पर किया जाएगा लॉन्च। सतीश धवन स्पेस सेंटर में सभी तैयारियां पूर्ण। और प्रदेश के पूर्वी व उत्तरी राजस्थान के हिस्सों में बरसात का दौर जारी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, 18 जुलाई से एक नया सिस्टम होगा सक्रिय। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में होगी बारिश। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है। दिन के 12 बजे हैं। मैं हूं निधीश गोयल और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को जनता के चहुमुखी विकास के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने चित्तौड़ के विजय स्तंभ का जिक्र भी अपने संबोधन में किया। राजस्थान विधानसभा में राष्ट्रपति का यह प्रथम संबोधन था। वहीं उन्होंने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के तत्वाधान में राजस्थान विधानसभा द्वारा आयोजित एक सेमिनार में भी शिरकत की। इससे पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने राष्ट्रपति की अगवानी की। इसके बाद राष्ट्रपति का श्री खाटू श्याम जी जाने का भी कार्यक्रम है। माध्यम से राजस्थान की छवि राष्ट्रपति भवन में आने वाले प्रत्येक व्यक्तियों तथा वहां रहने वाले, कार्य करने वाले सभी लोगों के मनोमस्तिष्क में बनी रहती है। अतिथि को देवता समझने की भारतीय भावना का बहुत अच्छा उदाहरण राजस्थान के स्नेही लोग प्रस्तुत करते हैं। राजस्थान में लोकप्रिय गीत पधारो हमारे देश में अभिव्यक्ति अतिथि सत्कार को भावना को यहाँ के लोगों ने अपने व्यवहार में भी ढाला है। राजस्थान के लोगों के मधुर व्यवहार और प्रकृति तथा कलाकृतियों के मनमोहक आकर्षण के कारण देश विदेश के लोग यहाँ बार बार आना चाहते हैं। देवियों और स्वजनों, राजस्थान के उद्यमी लोगों ने राज्य से और देश से बाहर जाकर वाणिज्य और व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रभावशाली पहचान बनाए हैं। इस प्रकार आप सभी विधायकगण एक समृद्ध परंपरा वाले राज्य में अत्यंत प्रभावशाली और परिश्रमी लोगों के जनप्रतिनिधि हैं। सभ्यता और संस्कृति के हर आयामों में राजस्थान की परंपरा बहुत मजबूती रही है। आज से लगभग 1500 वर्ष पहले राजस्थान के क्षेत्रों में ही संस्कृत के महाकवि माघ ने शिशुपाल बद्ध नामक श्रेष्ठ महाकाव्य की रचना की थी। उनके काव्यों की तुलना महाकवि कालिदास के काव्यों से की जाती है। हिंदी का प्रथम कवि होने का गौरव राजस्थान के चंद बरहाई को जाता है। उनके द्वारा बरदाई जाता है। उनके द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो को हिंदी भाषा का पहला काव्य माना जाता है। राजस्थान की मीराबाई ने भक्ति साहित्य को अमूल्य योगदान दिया है। महानता तथा लोकतांत्रिक भावनाओं पर आधारित राज्य व्यवस्था राजस्थान की भावभूमि में प्राचीन काल से ही विद्यमान रही है। महाभारत में आदिवासी समुदाय के ऐसे गणतंत्रों का उल्लेख मिलता है जो 5वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहे थे। ऐसे गणतंत्रों में राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में स्थापित यौधेय जनजाति का गणतंत्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। स्वाभिमान के लिए
संग्रह करने की भावना राजस्थान की धरती के लोगों में कूट कूट कर भरी हुई है। यही भावना राजस्थान के गौरवशाली इतिहास का आधार रही है। यहाँ के बारे में वीरों ने, योद्धाओं ने जिन राजाओं के नेतृत्व में धरती को अपने रक्त से लाल कर दिया, वे राजा भी अपने लोगों से अथाह प्रेम करते थे। पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा और राणा प्रताप, महाराजा राणा प्रताप जैसे वीरों और अनेक सेनानियों का शौर्य भारत की वीर गाथाओं के स्वर्णिम अध्याय है। चित्तौड़ का विजय स्तंभ राष्ट्रीय गौरव का एक जीवंत प्रतीक है। महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध करने वाले बनवासी वीर योद्धा राणा पुंजा भील के अमर बलिदान की कहानी मेघवाड़ का बच्चा बच्चा जानता है। वीर बालक दूधा भील ने महाराणा प्रताप के आदर्शों का अनुसरण करते हुए अपने प्राण समर्पित कर दिया था। जनजाति समुदाय के लोगों को एकता के सूत्रों में बांधने के लिए मोतीलाल तेजवान ने एक ही आंदोलन चलाया था, जिसका उद्देश्य एकजुट होकर शोषण के खिलाफ संघर्ष करना था। शिक्षित समाज के समावेशी शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने के संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति देने वाली डंगरपुर की बीरबाला कालीबाई के विषय में सभी देशवासियों की जानकारी होनी चाहिए। समाज सुधारक और महान स्वाधीनता सेनानी गोविंद गुरुजी के असंख्य देश प्रेमी अनुयायी मानगढ़ नरसंहार में वीर गति को प्राप्त हुआ। राजस्थान सहित देश के अनेक क्षेत्रों में गोविंद गुरुजी का प्रभाव था। मुझे प्रसन्नता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलब्धि में हो रहे कार्य के माध्यम से देशवासियों को मानगढ़ धाम की गौरव गाथा के बारे में अवगत कराया जा रहा है। जनजातियों सहित राजस्थान के सभी समुदायों के लोगों ने देश प्रेम के अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। मैंने विधानसभा में इस विषय पर थोड़े विस्तार में जाकर इसलिए बात कर रही हूँ कि हमारे स्वाधीनता संग्राम के आदर्श पर ही हमारे संविधान के आदर्श निर्धारित किया गया है। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के ये संवैधानिक आदर्श सभी विधायकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत होनी चाहिए। स्वाधीनता के बहुत पहले सन 1929 में बाल विवाह को समाप्त करने के महान उद्देश्यों के साथ एक कानून सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पारित किया गया था। महिला सशक्तिकरण तथा सामाजिक समावेश का वो महत्वपूर्ण अधिनियम बोलचाल में शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसके प्रेरणा श्री हरिविलास शारदा थे। श्री हरिविलास शारदा राजस्थान के निवासी थे। स्वाधीनता के बाद श्री मोहनलाल सुखाड़िया से लेकर श्री भैरव सिंह शेखावत जैसे जनसेवकों ने संवैधानिक आदर्शों के अनुरूप राज्य स्तर के कानून बनाने में तथा समावेशी और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में प्रभावी नेतृत्व दिया। और आइए आपको ले चलते हैं हमारे संवाददाता गिरधारी के पास में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय फ्रांस यात्रा पर पेरिस पहुंच गए हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए बड़ी संख्या में भारतीय जन समुदाय भी उपस्थित था। प्रधानमंत्री मोदी उनसे भी खुलकर मिले। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा व अंतरिक्ष सहित विभिन्न क्षेत्रों को सशक्त करने पर बल रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेस्टल डे परेड के मुख्य अतिथि होंगे। भारत की तीनों सेनाओं की एक टुकड़ी भी इस परेड का हिस्सा होगी।
अपने विदेश के दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 15 जुलाई को अबू धाबी पहुंचेंगे। इसी मध्य रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक का भी आयोजन किया गया है। इसमें फ्रांस से 26 राफेल समुद्री विमानों की आपूर्ति के प्रस्तावों को अनुमति दी गई। इसके साथ ही 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। ये सैन्य या नागरिक आदेशों में सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान है। पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। और पेरिस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। राष्ट्रपति ने रात्रि भोज में शामिल होने पहुंचे पीएम का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पेरिस में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। ला सीन म्यूजिकल में हर ओर भारतीयों का उमंग और उत्साह दिखाई दे रहा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जहां भी हैं वहां पर मिनी इंडिया जरूर बना लेते हैं। फ्रांस का नेशनल एंथम कहता है मार्शो मार्शो, यानी लेटेस्ट मार्च, लेटेस्ट मार्च। हमारे यहां भी वैदिक काल से जो मंत्र हमें प्रेरणा देता रहा है वो है चरैवेति चरैवेति, और यही भावना कल हमें नेशनल डे परेड में भी दिखाई देने वाली है। जल, थल, नभ में भारत की रक्षा करने वाली तीनों सेनाओं के जवान कल परेड में हिस्सा लेने वाले हैं। राजस्थान विधानसभा का 8वां सत्र आज से प्रारंभ हो रहा है। इस विधानसभा सत्र में सरकार की ओर से अनेक बिल प्रस्तुत किए जाने की तैयारी की गई है, तो वहीं विपक्ष ने भी सरकार को विभिन्न मुद्दों को लेकर घेरने की तैयारी की है। विधानसभा सत्र को देखते हुए पुलिस व प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता व्यवस्था की है। एफपीओ पर राष्ट्रीय महासंगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस महागोष्ठी को गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सहकारिता में पारदर्शिता लाना आवश्यक है। सहकारिता मंत्रालय ने अनेक पहल की है। विशेष दृष्टिकोण के साथ निर्णय लिया। देश में सहकारिता आंदोलन बहुत पुराना है, लगभग 110 साल से ज्यादा पुराना इतिहास है सर। परंतु 75 वर्ष की आजादी के बाद यहां खड़ा रहकर सहकारिता आंदोलन का मीमांसा करते हैं, इसका विहंगावलोकन करते हैं, तो मालूम पड़ता है कि देश भर में सहकारिता आंदोलन कई टुकड़ों में विभक्त हो गया। सहकारिता की दृष्टि से देश को 3 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। एक, जहां सहकारिता आंदोलन अपने आप को आगे बढ़ाने में और मजबूत करने में सफल रहे हैं, ऐसे कुछ राज्य हैं। दूसरा, सहकारिता आंदोलन अभी भी चल रहा है, ऐसे राज्य हैं। और कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां सहकारिता आंदोलन लगभग मृतप्राय हो गया। इतने बड़े देश में और 65 करोड़ किसानों के और किसानी के साथ जुड़ी हुई जन आबादी के देश में सहकारिता आंदोलन को रिवाइव करना, तो आधुनिक बनाना, उसमें पारदर्शिता लाना और नई ऊंचाइयां छूने का लक्ष्य तय करना, ये बहुत आवश्यक हो गया था। क्योंकि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सहकारिता एकमात्र ऐसा आंदोलन है जिसके माध्यम से समृद्धि को हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। आपके पास पूंजी है या पूंजी नहीं है, अगर श्रम करने का हौसला है, काम करने की धगस है और अपने आप को आगे ले जाने की कौवत है,
तो सहकारिता आंदोलन पूंजी नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी एक बहुत बड़ा साधन बन सकता है। दूरदर्शन समाचारों में समय हुआ है एक अल्प विराम का। हम शीघ्र लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Welcome to JCRC University, the land of world-class learning, where the future looks bright and your dream takes a flight. University in the beautiful land of Jaipur, offering global placement opportunities. Visit jcrcuniversity.edu.in. समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। चंद्रयान 3 आज दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया जाएगा। चंद्रमा पर इसकी लैंडिंग 23 या 24 अगस्त को हो सकती है। सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्चिंग पैड से चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। भारत यदि सफल हुआ तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की ओर लैंडिंग करने वाला प्रथम देश बन जाएगा। इसरो चेयरमैन सोमनाथ के अनुसार चंद्रमा से पृथ्वी के लाइफ सिग्नेचर को पकड़ना विशेष होगा। चौथी अंतरिक्ष महाशक्ति बनने की भारत की तैयारी अब अंतिम दौर में है। भारत के महत्वाकांक्षी तीसरे चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 की उल्टी गिनती जारी है। इसरो के वैज्ञानिक LVM-3 रॉकेट से आज दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण करेंगे। इसके साथ ही भारत चंद्रमा की सतह पर अपना अंतरिक्ष यान भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग। चंद्रयान 3 का प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर सटीक लैंडिंग हासिल करने में भारत की तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। रोवर एक्सप्लोरेशन। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर घूमने और एक्सप्लोर करने की अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए चंद्रमा की सतह पर एक रोवर तैनात करेगा। रोवर इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोग करेगा और चंद्र पर्यावरण के बारे में बहुमूल्य डेटा एकत्र करेगा। इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। चंद्रमा 3 मिशन का लक्ष्य चंद्रमा पर इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना है। ये प्रयोग चंद्रमा की सतह की संरचना, भूवैज्ञानिक विशेषताओं और अन्य विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। प्रौद्योगिकी प्रगति। चंद्रमा 3 को अंतर्ग्रहीय मिशनों के लिए आवश्यक नई तकनीकों को विकसित करने और प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। चंद्र दक्षिणी ध्रुव की खोज। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला मिशन होगा। लैंडिंग साइट की विशेषता। तापीय चालकता और रेजोलिथ गुणों जैसे कारकों सहित चंद्र दक्षिणी ध्रुव के पर्यावरण का विश्लेषण करके चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट का पता लगाने में मदद करेगा। वैश्विक वैज्ञानिक सहयोग। चंद्रयान 3 द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खोज से प्राप्त किया गया डेटा और निष्कर्ष वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के लिए काफी रुचि वाले और प्रासंगिक साबित होंगे। आर्टेमिस 3 मिशन के लिए समर्थन। चंद्रयान 3 द्वारा दक्षिणी ध्रुव की खोज संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में आर्टेमिस 3 मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मनुष्यों को उतारना है। चंद्रमा 3 द्वारा एकत्र किया गया डेटा भविष्य के आर्टेमिस मिशनों के मूल्यवान अंतर्दृष्टि और समर्थन प्रदान करेगा। अंतरिक्ष यात्रा की महत्वाकांक्षाओं में प्रगति। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग भारत की तकनीकी कौशल और स्पेस एक्सप्लोरेशन की महत्वाकांक्षी खोज को प्रदर्शित करेगी। चंद्र अन्वेषण की निरंतरता। चंद्रयान 3 चंद्र अन्वेषण के प्रति भारत की निरंतर प्रतिबद्धता और चंद्रमा के बारे में मानवता के ज्ञान के विस्तार में इसके योगदान का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले चंद्र अभियानों की सफलताओं के आधार पर यह प्रयास वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण समुदाय में भारत की स्थिति को मजबूत करता है। इसरो ने हाल ही में घोषणा की थी कि इसरो चंद्रयान के तीसरे मिशन को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 14 जुलाई को दोपहर बाद 2:35 पर लॉन्च करेगा। मंगलवार को इसरो ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतारने का पूर्वाभ्यास किया था और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
भाजपा के राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी आज जयपुर के भाजपा कार्यालय में कोर कमेटी सदस्यों व विधायकों की बैठक लेंगे। वे विधानसभा प्रभारी, संयोजक, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी व प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ताओं की भी बैठक लेंगे। इसके बाद वे बंगलुरु के लिए प्रस्थान करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 16 जुलाई को जयपुर के चंदन वाटिका में सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे पार्टी के प्रदेश व्यापी अभियान नहीं सहेगा राजस्थान की भी शुरुआत करेंगे। इसके बाद यह आंदोलन सभी संभागों व जिलों में शुरू किया जाएगा। सभा में जयपुर शहर, उत्तर व दक्षिण के कार्यकर्ताओं के साथ आमजन भी सम्मिलित होंगे। यह आंदोलन प्रदेश भर में 1 अगस्त तक चलेगा। इसके तहत 15 दिन तक विधानसभा, चौपाल, ढाणी व वार्ड स्तर तक धरना प्रदर्शन व सभाएं होंगी। इसके माध्यम से पार्टी प्रदेश सरकार की नीतियों का विरोध करेगी। और आइए बात करने का प्रयास करते हैं हमारे संवाददाता गिरधारी से। गिरधारी जी, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? जी गिरधारी जी, बताइए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जो राजस्थान का ये दौरा है, प्रथम बार उन्होंने राजस्थान विधानसभा को संबोधित भी किया है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल जयपुर पधारी थी। वहां पे राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष ने एयरपोर्ट पर अगवानी की थी। वहां सीधे राजभवन पहुंची थी और आज विधानसभा में सत्र को संबोधित किया है। उनके सत्र को यहाँ विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी अगवानी की है और गानों से ऑनर किया है। और यहाँ से फिर वो खाटू श्याम जी पहुंचेगी और वहाँ खाटू नरेश के दर्शन करेगी और वहाँ यहाँ जयपुर पहुंच के वो शाम को एक सेमिनार को भी सम्मिलित करेगी। वहाँ मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल सहित विधायक मौजूद रहे। गिरधारी जी, हर एक वातावरण का जो है प्रभाव होता है जब राष्ट्रपति जी पहुंचती हैं विधानसभा में, तो किस तरीके का वातावरण वहां देखने को मिला आपको? आप वहां पर मौजूद हैं तो आप बेहतर बता पाएंगे। 4 बजे यहाँ विधानसभा में राष्ट्रपति पहुंची थी तो वहाँ एमएलए में उत्साह था, राष्ट्रपति को सुनने का उत्साह था और काफी देखा गया है। और राष्ट्रपति की पारंपरिक तरीके से राजस्थानी उसमें कल्चर के साथ उनका स्वागत किया गया है और यहाँ संबोधन उनका राष्ट्रपति का हुआ है और एमएलए और मंत्री वगैरह जितने भी है उनमें काफी उत्साह देखा गया। आज अभी इसके बाद में कब तक वो पहुंचने वाले हैं खाटू श्याम जी, और उसके बाद में किस तरीके से आगे कार्यक्रम बढ़ेगा? दोपहर बाद में खाटू श्याम जी पहुंचने का प्रोग्राम है। वहाँ खाटू श्याम के दर्शन करेगी, वहाँ आरती करेगी। उसके बाद में शाम को 6 बजे यहाँ राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एक सेमिनार को संबोधित करेंगी। वहाँ बड़ी संख्या में एमएलए और मंत्री मौजूद रहेंगे। धन्यवाद गिरधारी जी इन अपडेट्स के लिए, थैंक यू। और आगे बढ़ते हैं समाचारों में। राजसमंद जिले के आमेट उपखंड के रांचेटी गांव में गुरुवार को 2 भाइयों के 4 बच्चों की पानी में डूबने से मृत्यु हो गई। बच्चे नाड़ी में आए पानी में खेलते खेलते हादसे का शिकार हो गए। हादसे की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे व शव बाहर निकलवाए। चारों शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 39 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं तो वहीं 2 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। आईएएस शिखर अग्रवाल प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष भी होंगे तो वहीं महावीर प्रसाद को महानिरीक्षक पंजीयन व मुद्रांक अजमेर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कार्मिक विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं। दौसा जिले के सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि संजय गुर्जर की मौत की सही जांच होनी चाहिए। सांसद मीणा इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा से मिले। वंदिता राणा ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि संजय गुर्जर की मौत फायरिंग में नहीं बल्कि सड़क दुर्घटना में हुई है। एसपी राणा का कहना है कि दुर्घटना स्थल पर जो गाड़ी मिली है उस गाड़ी के चालक ने बताया है कि मोटरसाइकिल पर आ रहे संजय गुर्जर की गाड़ी से टकराने के कारण मौत हुई है। उसमें संदेह है क्योंकि वहाँ कारतूस मिले हैं और एक मैसेज मिला है कि आप हमारी मदद करो, आज हमारे पे खतरा है, जिसमें एक मारा गया। तो मैंने एसपी साहब से मिल लिया। मैंने कहा आप इस गंभीरता से जांच कराओ, ये मर्डर हो सकता है। कानून बिगड़ा हुआ है। सरेआम पुलिस जिसको ले जा रही है बस में घुस के फायरिंग करते हैं, वो आदमी मर जाता है इसी ढंग से महुआ में, क्योंकि जंगल राज की पराकाष्ठ है। बदमाश और गुंडों का मनोबल बढ़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं, ना आप सुरक्षित है ना मैं सुरक्षित। जो अब तक
कल जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद हमने टीमें गठित करके और हर तरीके की जो एस्पेक्ट है उसके ऊपर जांच शुरू की। तो जांच करने के बाद अब तक जो बात सामने आई है उसमें मैटर जो है वो एक्सीडेंट का पाया गया है। मौके पर ही एक जीप मिली थी और उसमें भी कुछ टूट फूट हो रखी थी और बाइक जो है वो भी टूटी हुई वहाँ पर मौके पर थी, जिससे बाइक से जो मृतक है वो जा रहा था। जब पूरा अनुसंधान किया गया, जीप चलाने वाले ड्राइवर को ट्रेस किया गया, तो ड्राइवर ने अपने बयानों में बताया कि किस प्रकार से एक्सीडेंट हुआ था। ड्राइवर कुछ सवारियों को भी कैरी कर रहा था, जिसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे। उनसे भी जाकर पूछताछ करी गई। पूछताछ करने के बाद उन्होंने घटनाक्रम जो है एक्सीडेंट का बताया। गुलाबी नगर हमेशा से ही देशी विदेशी सैलानियों का पसंदीदा स्थल रहा है। यहाँ आने वाला हर पर्यटक यहाँ की स्थापत्य कला को देखकर अभिभूत होता है। मानसून के मौसम में इन दिनों जयपुर का मौसम भी खुशनुमा नजर आ रहा है। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता जयपुर शहर का प्राकृतिक और मनोरम दृश्य मानसून के दिनों में और भी आकर्षक हो जाता है। मानसून के दिनों में अरावली की पहाड़ियां पेड़ पौधों की हरी चादर सी ओढ़ लेती हैं, जो जयपुर आने वाले पर्यटकों को ये दृश्य बेहद रोमांचित करता है। जयपुर जनरली ऐसा देखा जाता है कि फोर्ट्स हैं, किले हैं और हिस्ट्री है, और या फिर उसका बाज़ार, उसकी शॉपिंग ऐसे कंसिडर किया जाता है। पर अब हम जब यहाँ से ट्रैवल कर रहे थे, सारी ग्रीनरी देखते हुए आ रहे हैं, मॉनसून हुआ है, तक ग्रीन हो रहा था, तो जयपुर का ये वाला जो इस तरफ का जो पर्सपेक्टिव है, जो इस तरफ का जो नज़रिया है वो देखा नहीं जाता है। तो एक अलग तरह से जयपुर देखा जाएगा। जयपुर शहर में आमेर का महल शोभायमान है। महल के पास बारिश के दिनों में यहाँ स्थित मावठे में पानी का भराव रहता है। वहीं दूर से इस महल प्रदेश के पूर्वी व उत्तरी राजस्थान के हिस्सों में बरसात का एक और दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर व जोधपुर संभाग के कई स्थानों पर गुरुवार को वर्षा हुई। कोटा और भरतपुर संभाग में भी वर्षा की संभावना जताई गई है। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 18 जुलाई से एक नया सिस्टम सक्रिय होने से राजस्थान के अधिकांश स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। और आइए एक बार पुनः देखें अभी तक के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को किया संबोधित। कहा, जनप्रतिनिधि जनता के चहुमुखी विकास के बारे में सोचें। श्री खाटू श्याम जी जाने का भी है कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे पेरिस। आज बेस्टल डे परेड के मुख्य अतिथि होंगे प्रधानमंत्री। रक्षा व अंतरिक्ष सहित विभिन्न क्षेत्रों को सशक्त करने पर रहेगा जोर। राजस्थान विधानसभा के 8वें सत्र की आज से शुरुआत। अनेक बिल प्रस्तुत किए जाने की तैयारी, तो वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने को है तैयार। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण आज दोपहर 2:35 पर किया जाएगा लॉन्च। सतीश धवन स्पेस सेंटर में सभी तैयारियां पूर्ण। और प्रदेश के पूर्वी व उत्तरी राजस्थान के हिस्सों में बरसात का दौर जारी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान 18 जुलाई से एक नया सिस्टम होगा सक्रिय। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में होगी बारिश। दूरदर्शन समाचारों में अभी तक के लिए इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।